हेलो एंड गुड इवनिंग। आज हम सॉल्व पेपर के बारे में बात करने वाले हैं 25 जनवरी 2023 सीटेट पेपर 2 के बारे में, जो कि सोशल साइंस सब्जेक्ट है। और इसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस लिया है, तो उसके साथ साथ हम कवर भी करेंगे अगले चैप्टर में 30 क्वेश्चन और भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया। जो मध्यपाषाण युग है उसके बारे में बात कहा गया है। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। पहला है घास वाले मैदान बनना, दूसरा है अर्धशुष्क क्षेत्रों का बनना, तीसरा है अत्यधिक वन उन्मूलन और चौथा है ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। आपका सही आंसर हो जाएगा घास वाले मैदान। नहीं, ये नहीं होगा। अत्यधिक वन उन्मूलन, ग्रह पर नक्षत्र, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अर्धशुष्क क्षेत्रों का बनना, जो कि यहाँ पर मध्यपाषाण युग में कहा गया है कि मध्यपाषाण युग को अर्धशुष्क क्षेत्रों का बनना हुआ था। ये करीब 8000 वर्ष पहले हुआ था, तो उस समय का बात है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे क्या कहते हैं। स्थल का एक सकरा भाग, जो छोटा सा भाग होता है, उसको दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी या जल संधि। तो उसे कहते हैं स्थल संधि। जो सक्रिय भाग जो होता है स्थल का, एक स्थल से दूसरे स्थल को जोड़ता है, यहाँ पर सक्रा छोटा सा भाग होता है, स्थल संधि कहते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा कौन सा कविता है जो संगम कविताओं में मतलब मिलता है बंदरगाह के बारे में। और इसके ऑप्शन हैं धरणीकोटा, पुहार, मदुरै और कोरकाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुहार। पुहार जो है वो तमिल कविताओं में, तमिल के संगम कविताओं में जो संगम युग था उस टाइम के पीरियड में जो पुहार बंदरगाह है उसका कह लीजिए बंदरगाह का प्रमाण मिलता है व्यापार का। चलिए चौथा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करना। यहाँ पर नगर दुर्ग है, अग्निकुंड है, भंडारगिरी है, बंदरगाह है, तो हम सही करते हैं इसके हिसाब से। पहला है नगर दुर्ग, जो कि मोहनजोदाड़ो में था, ठीक है। और अग्निकुंड जो था वो था कालीबंगा में। और भंडारगृह आपका माना जाता है हड़प्पा में। और बंदरगाह था लोथल में। तो यहाँ पर ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2, डी का 1। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि नगर दुर्ग कहाँ था तो मोहनजोदाड़ो में, अग्निकुंड कहाँ था तो आपका कालीबंगा में, भंडारगृह जो था वो हड़प्पा में था, और बंदरगाह लोथल में। काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसका रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। पांचवें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अभिकथन और कारण है। इसका सबसे अच्छा कह लीजिए पॉइंट कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो इसमें अभिकथन जो दिए होते हैं उसमें क्यों लगा दिया कीजिए। क्यों अगर ये वो क्यों का आंसर देता है तो कथन जो कारण है वो सही हो जाएगा, नहीं तो उसका कोई मेल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभिकथन है, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। कारण, उनका मानना था कि संग में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में दिया गया है। कूट है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, पर आर जो है व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। कैसे कि यहाँ पर महावीर हैं और गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए घरों को त्याग किया। उन्होंने एक ने 29 वर्ष की उम्र में, एक 30 वर्ष में, दोनों ने घर को त्याग संसारिक जीवन त्यागा कह लीजिए। संसारिक जीवन त्यागने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, है ना, एक कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति किया, एक ने
चीन कहलाए एक जो थे। तो दोनों के कारण जो था उनका मानना था कि अगर घर में सुख शांति प्राप्त होती है तो उस प्रकार उन सुख शांति को छोड़ करके आप अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये कथन थे महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन है, ए जो कथन है, मुगल सम्राट एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। बी है, 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। सी है, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासनों ने पसंद किया। यहाँ पर उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, और बी और सी दोनों। तो आपके ऑप्शंस, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों। यहाँ पर पहला जो मुगल सम्राट है जो थे उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, और 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट शैली के रूप में धारण करने लगा था। जो कथक था स्पेशली मध्य भारत में किया जाता था, और उसके साथ साथ कथा का एक प्रचलन था ये कि वहाँ पर गांव-गांव में जा कर के कथा कहानी सुनाया जाता था। तो ये जो कथक है उसका उद्भव मान लीजिए कथा शब्द से ही उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। तो ये बेसिकली 15वीं 16वीं शताब्दी में चालू हुआ। 7वां क्वेश्चन है, ए और आर को पढ़िए, सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प चुनना है तो चलिए, ए है, शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं। आर है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। यहाँ पर कूट है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन ए सही है कि दो आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। कैसे? शंकर जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे जिनके अनुसार जीवात्मा तथा परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों ही एक ही हैं, क्योंकि शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए परित्याग करने का उपदेश दिया। यहाँ पर शंकर जो थे उन्होंने ही अद्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार जो ब्रह्मा सत्य है, जो जगत मिथ्या है, वो उनके जो विचार हैं उनको पोषित किया। तो यहाँ पर ऑप्शन 7 का फर्स्ट सही हो जाएगा। 8 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। तो यहाँ पर कौन सा कर था इसको बताना है। जत्था, खालसा, चौथ या राखी, कौन सा कर था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा, राखी कर। जो राखी कर था, राखी कर के बदले क्या करते थे सिख जो थे, वो किसानों को उनकी 20% कर के रूप में ले करके उन्हें संरक्षण प्रदान कर देते हैं, उनका मतलब प्रोटेक्ट करते थे उन्हें। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, वीर सांगलिक और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसको उजागर करने वाले थे ऑप्शन 4, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा जो पुनर्विवाह था उनकी अनुमति के लिए कानून पारित करवाया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने ही बिल पास करवाया। क्वेश्चन 10 के बारे में बात कर लेते हैं। 1820 के बाद वर्षों में मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी, कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? आपके ऑप्शन है ए बी सी, माफ कीजिए, क्योंकि उनके पास फीस नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, क्योंकि जब कक्षा में पढ़ाया जा रहा था तो अब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे। यहाँ महसूस किया गया कि
ये विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहाँ अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। ऑप्शन है ए, बी, केवल ए सही है, केवल सी सही है, ए और सी दोनों सत्य हैं और ए और बी दोनों सत्य हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 10th का सी, केवल सी। कैसे? यहाँ पर ये महसूस किया गया कि जो विद्यार्थी हैं उस कक्षा को प्रदूषित कर देंगे जहाँ पर अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। यहाँ पर कह लीजिए कि अस्पृश्यता, मतलब कि ऐसा, मतलब छुआछूत उससे बढ़ेगा ऐसा मानते थे 1820 की बात में। इसके बाद क्वेश्चन 11वां है, बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, पर्दा प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन। यहाँ पर आपके ऑप्शंस है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जाति प्रथा का उन्मूलन। बम्बई में जो 1840 में गठित परमहंस मंडली बनी थी और परमहंस मंडली में सबसे इसका मेन फोकस था, इसका उद्देश्य था, कह लीजिए, जाति प्रथा का उन्मूलन। जाति जिसमें जाति भिन्न भिन्न जाति के लोग एक दूसरे के साथ पक्ष, है ना, उस हिसाब से करते थे, तो उसको ख़त्म करने के लिए, जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए परमहंस मंडली का बनाया गया था। उसके बाद 12वां क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करना है। यहाँ पर सही जोड़ी है, इसको मिलान करना, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा कृष्ण संधान, कृष्ण संधान होगा राजा रवि वर्मा। उसके बाद सेकंड हो जाएगा जातुगृह दाह, जो कि फर्स्ट नंदलाल बोस हो जाएगा। उसके बाद मेरी माँ है अब निद्रानाथ टैगोर, और पूर्व के आदेश यहाँ से हो जाएगा ओकाकुरा काकुजो। यहाँ पर कुछ कला और राष्ट्रवाद है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन 13 है, चलिए सही जोड़ी मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा सतारा को 1848 में मिलाया गया, जो सबसे पहला मिलने वाला था, जो अंग्रेज़ों ने मिलाया हड़प नीति के सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद सेकंड में आएगा संबलपुर को 1850 में मिलाया गया। उसके बाद नागपुर को 1853 में मिलाया गया, और उदयपुर को 1852 में मिलाया गया। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 है, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ पर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, है ना, 4 ऑप्शन है। उसमें पहला कथन है कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। बी पॉइंट है, आंध्र प्रदेश भाषाई विचार पर आधारित पहला राज्य बना। सी ऑप्शन है, वर्ष 1952 के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। उपरोक्त में से सही कौन सा है, चुनकर लिखना है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, और बी और सी दोनों। यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। पहला, जवाहरलाल नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, क्योंकि वो अभी भी देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा को मान्यता दी जाए, भाषा आधारित राज्य बनाने की मांग थी, जो कह लें स्वतंत्रता प्राप्ति की पहले। उसके बाद बी ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश भाषाई विचार पर आधारित पहला राज्य बना, जो कि पहला राज्य है, साउथ इंडिया का सबसे पहला राज्य बना। और उसके बाद जो ऑप्शन 3 है, वर्ष 1952 के राज्य में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ये गलत है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1952 में नहीं 1956 में किया गया था, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए थे, प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन 15वां बात कर लेते हैं। हमारे सौरमंडल में कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं आपको बताना है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, मंगल, बृहस्पति तथा नेपच्यून, और चौथा मंगल, बृहस्पति तथा शनि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि और तथा यूरेनस। इन तीनों में छल्ले जो होते हैं ना, ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन 16 के बारे में। क्वेश्चन 16 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे मेल खाती है? 180 देशांतर के साथ, 90 अंश देशांतर के साथ, 0 अंश देशांतर के साथ, या 0 अक्षांश देशांतर के साथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए, 180 अंश देशांतर के साथ।
चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 17वां है 22 दिसंबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर विकल्प है ए, कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। बी है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। सी है दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है। डी है दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है। तो यहाँ पर आप कूट है, केवल ए सही है, कथन बी और सी सही है, ए बी सी डी सही है और कथन सी और डी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कथन 4। यहाँ पर कथन सी और डी सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है और डी जो है दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है। जो दक्षिणी गोलार्ध होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, तो ऊपर में यहाँ पर हमारा यहाँ पर ठंडी है तो यहाँ पर गर्मी, जस्ट इसका अपोजिट चलता है। इसके बाद क्वेश्चन 18वां के बारे में बात कर लेते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? गांव और शहरी इलाके, राज्य और देश, महाद्वीप और सागर, विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है गांव और शहरी इलाके। बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो गांव और शहरी इलाकों को दर्शाते हैं। क्वेश्चन 19 के बारे में बात कर लेते हैं। पारितंत्र की रचना में सम्मिलित है जीवधारियों के बीच में पारस्परिक संबंध, जीवधारी और आसपास के वातावरण के बीच संबंध और प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध। तो इसका कूट है ए और बी, बी और सी, ए और सी, केवल बी। सही परितंत्र कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध जीवधारियों और आपस के वातावरण के बीच संबंध बनाता है, प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध नहीं बनाता। इसका सही ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना है, नदी और जो महाद्वीप है किससे कौन मिलता है, इससे मिलान करना है। मिसिसिपी नदी जो है, यहाँ पर नदी की बात की गई है, तो मिसिसिपी नदी महाद्वीप कहाँ से कहाँ मिलता है? तो मिसिसिपी नदी जो है सबसे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। एमेजॉन जो है दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ऑरेंज एशिया की सबसे लंबी नदी नहीं, जी बिल्कुल नहीं है, एशिया की सबसे लंबी नदी ऑरेंज नहीं है। डार्लिंग कहा जाए ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, तो ये सही है। ऑप्शन जो है इसमें सुमेलित करना था, तो ये वाला जो गलत है। अच्छा ये कितने युग्म है? केवल 1, 2, सभी चारों या केवल 3? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, केवल 3। एक गलत है ऑरेंज एशिया की नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल 3 सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, महाद्वीपों के मध्य में, महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सही कथन को चयन करना है। तो यहाँ पर पहला है यह परत बादलों में से लगभग मुक्त होती है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पर ए बी सी तीनों सही हैं। यह परत बादलों से उपयुक्त होती है, जी हाँ, इसमें ओजोन गैस पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है और उसके साथ साथ 50 किलोमीटर की ऊंचाई के, तो इसका विचार है। 23वां क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। सही आपको बताना है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। तो ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ पर जो नौका संचालन में सहायक होता है उच्च ज्वार, और उसके साथ साथ मछली पकड़ने में भी सहायक होता है। इसके बाद क्वेश्चन 24वां के बारे में बात कर लेते हैं। नदी का मुहाना क्या होता है? नदी का मुहाने के बारे में बताना है। तो वह स्थान जहाँ से नदी का उद्गम होता है, वह स्थान जहाँ से एक नदी दूसरी नदी से मिलती है, वह स्थान जहाँ किसी न किसी को अन्य जल राशि से मिलती है, वहाँ नदी जहाँ शुष्क मौसम सूख जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, यहाँ पर नदी का मुहाना होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो प्रेजेंट टाइम में है वो चीन है। चीन ऑप्शन 3, चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा कोयले का अग्रणी उत्पादक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। किन चीज़ों में वर्गीकृत किया जा सकता है? वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, स्थानीय संसाधन या अजैविक संसाधन। ये चार ऑप्शन है। उसमें यहाँ पर है संभावित संसाधन 26 का 2। विकास और उपयोगों के आधार पर संसाधन को संभावित संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका पता तो लग चुका है लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे कि लद्दाख में यूरेनियम का पता लगा है तो उसका यूज़ नहीं हो रहा है, इस वजह से उसे संभावित संसाधन कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऐसे कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाते हैं? गहन निर्वाह, स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण या मिश्रित कृषि। तो आपका सही आंसर, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चलवासी पशुचारण, क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट है। चलवासी मतलब कि चलने फिरने के साथ साथ ऐसी कृषि जो चलती फिरती कहीं भी मतलब किसी भी छोटे स्थान पर किया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। किन चीज़ों को हिस्सा का माना गया है? सही बताना है। ए है, लोगों को विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके। झारखंड के लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? ए और बी, ए और सी, ए बी सी या सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। लोगों को विवाह के विभिन्न तरीके और झारखंड में एक दूसरे को अभिवादन के लिए जोहार का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियाँ लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्र के चिन्ह विविधता को नहीं दर्शाते। विविधता में किसी न किसी प्रकार की चीज़ों को समाहित होता है, तो प्रत्येक चिन्ह में विविधता का समाहित नहीं है। तो ए बी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात कर लेते हैं। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध खालिस्तान पैदा कर सकता है, जैसे सराहना, पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना, उपहास करना। स्टीरियोटाइप्स, इंग्लिश में से स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है। तो विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों के अगर आप कुछ पैदा हो जाता है, मतलब विरुद्ध क्या अगर ऐसा करते हो जिसमें आप जैसे पक्षपाती राय बना सकते हो, उपहास कर सकते हो, भेदभाव या फिर सराहना। आपका सही आंसर हो जाए पक्षपाती राय बनाना, जो कि हम पक्षपात बिना सोचे समझे उसके बारे में, उस इंसान के बारे में पक्षपाती राय बना लेते हैं। तो ये सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, कथन शक्तियों के बारे में बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, दर्शाता है। तो यहाँ पर इसके ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों को अंकुश रखता है। 3 अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करते हैं। यह प्रावधान नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देन व्यवहारों को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन को चुनना है, ए और सी, बी और सी, ए बी और सी डी। तो आपका सही आंसर सी और डी। तो यहाँ पर यह प्रावधान जो है भारतीय नागरिकों के अधिकारों की आज़ादी की रक्षा करता है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देन को सुनिश्चित करता है, व्यवहार को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको सही लगे होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।